नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष एसपीएससी सिलेक्शन सेंटर में आपका स्वागत है और आशा करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप लोग आज 100 लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज हम स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर का 5वां क्लास, जो कि 25 RO और PCS के लिए कम से कम 25 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे इसमें से। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट करते हैं और दोस्तों को अपने शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को शेयर कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला क्या कर रहा है? पहला क्वेश्चन है युद्ध से। इजराइल और हमास का युद्ध जो हुआ, ठीक है, उसके बारे में जानते हैं। इजराइल और हमास का युद्ध जो है 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने ऑपरेशन तूफान व अल अक्सा के तहत इजराइल पर हमला किया था। किसके तहत? ऑपरेशन तूफान और अल अक्सा के तहत इजराइल पर हमला किया था। किसने किया था? हमास ने। ठीक है, किस पर किया? ईरान पर। ठीक है, ऑपरेशन आयरन स्क्वाड करते हैं इसे ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड कहते हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड कहते हैं। ठीक है, ऑपरेशन स्वॉर्ड कहते हैं। इजराइल जवाबी हमले में किया था। ऑपरेशन स्वॉर्ड जो था वो किसके तहत? वो इजराइल के तहत। यह इजराइल के तहत चलाया गया था, इजराइल के तहत। ठीक है, इजराइल से चलाया गया था। भारत ने इजराइल के नागरिकों को बचाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया था। जो भारत का नागरिक था उसे बचाने के लिए हमारी भारत सरकार ने क्या से ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन अजय चलाया था। ठीक है, इजराइल में जो भी नागरिक भारत के फंसे थे उनको बचाने के लिए ऑपरेशन अजय चालू कराया गया था। हमास और इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन की स्थापना 1987 में अहमद यासीन द्वारा गाजा में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? अहमद यासीन द्वारा गाजा में की गई थी। ठीक है, गाजा एक स्थान का नाम है। ठीक है, यह जो आंदोलन था यह 1987 से ही किया गया था। इसके मुख्य तत्व जान देते हैं, क्या क्या तत्व हैं। 1948 में स्वतंत्र हुआ इजराइल। 1948 में स्वतंत्र हुआ। इसने कई युद्ध लड़े, जिससे में अरब इराक युद्ध 1948 में, स्वेज नहर संकट 1956 में, 6 दिवसीय युद्ध 1967 में। ठीक है, फिर एक ओस्लो समझौता हुआ था 1993 जो 2 राज्य समाधान का कार्यान्वयन करता था। ठीक है, अब्राहम समझौता 2020 में हुआ। यह इजराइल और UAE और बहरीन के बीच में था। किसके बीच था? यह इजराइल, UAE और बहरीन के बीच में था। ठीक है, समझ गए? इजराइल, UAE और बहरीन के बीच में था। कौन सा समझौता? कौन समझौता? अब्राहम समझौता। कितने में हुआ? 2020 में। आइए अगला जानते हैं। वन संरक्षण अधिनियम क्या होता है? यह 1996 में के वन उपयोग में गैर वन को परिवर्तित भूमि में लागू नहीं किया गया था। इसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं। कौन से परिवर्तन किए गए? ये देखते हैं, जिसमें रेल लाइन और सार्वजनिक सड़क के किनारे वन भूमि, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ साथ 100 किलोमीटर के भीतर किसी भीतर स्थित भूमि, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ 100 किलोमीटर के भीतर भूमि स्थित हो। गतिविधियां जैसे चिड़ियाघर, सफारी, इको पर्यटन,
सिल्वीकल्चर और केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य उद्देश्य हो, उसके लिए वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता परियोजनाओं के लिए 5 हेक्टेयर तक वह भूमि प्रस्तावित है। ठीक है, यह अधिनियम वन संरक्षण अधिनियम 1980 को संशोधित किया गया। ठीक है, आइए आगे जानते हैं। अगला क्या है? अंतरिक्ष नीति। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष नीति क्या है? 2023 में जो उद्देश्य थे क्या क्या है? इसमें यह बताया गया है कि जो निजी कंपनियां हैं वे निवेश और भागीदारी को बढ़ावा दे सकता है। भविष्य में वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था की हिस्सेदारी 10% तक बढ़ेगी। यह नीति 4 विशिष्ट इकाइयों पे बनाई गई है, जैसे इसरो रिसर्च इनोवेशन पर फोकस करेगा। आईएन स्पेस, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र, यह सभी अंतरिक्ष गतिविधियों के प्राधिकरण के लिए एकल खिड़की के एजेंसी के रूप में कार्य करेगी। आइए आगे देखते हैं। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड प्रौद्योगिकी के लिए व्यवसायीकरण करेगा। अंतरिक्ष विभाग क्या करेगा? नीति को लागू करेगा और सुरक्षित टिकाऊ अंतरिक्ष संचालन के लिए एक रूपरेखा स्थापित करेगा। ठीक है, नोट में यह दिया गया है कि भारत के निजी तौर पर विकसित पहला रॉकेट 2022 में विक्रम एस, जिसे मिशन प्रारंभ के तहत लॉन्च किया गया था, उसे स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा विकसित किया गया? एरोस्पेस के द्वारा। ठीक है, जिसका क्या नाम था? पहला रॉकेट क्या था? विक्रम एस था। विक्रम एस था। ठीक है, विक्रम एस था। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है? भारत कनाडा संबंध चर्चा। भारत और कनाडा के बीच में क्या क्या संबंध है उसके बारे में जानते हैं। कनाडा जो अमेरिका का उत्तरी भाग है, उत्तरी कनाडा में मतलब उत्तरी अमेरिका का भाग है। ठीक है, कनाडाई पीएम ने भारत पर खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया है। किस पर? हरदीप सिंह निज्जर की। ठीक है, 5 IG इंटेलिजेंस अलायंस यूके, यूएस और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड के सदस्यों द्वारा साझा की गई खुफिया जानकारी से यह पता लगाया गया है। ठीक है, वित्त वर्ष 2022-23 में कनाडा भारत का 35वां सबसे बड़ा व्यापार भागीदारी बना। ठीक है, कनाडा भारत में 18वां सबसे बड़ा निवेशक बना है। ठीक है, जो कनाडा देश है वो भारत का 18वां सबसे बड़ा निवेशक देश बना है। इसकी पृष्ठभूमि जान लेते हैं। भारत और कनाडा के राजनीतिक संबंध 1947 में अस्तित्व में आए और 1985 में टोरंटो ने लंदन जा रही एयर इंडिया उड़ान संख्या 182 पर सिख अलगाववादियों ने बम विस्फोट कर जिनमें 329 लोग मारे गए। और 2010 में असैन्य परमाणु सुरक्षा समझौता और 2015 में रणनीति समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था। आइए आगे जानते हैं। जातीय आधार पर गणना कहाँ पर किया गया है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। जातीय जनगणना बिहार में 2 अक्टूबर 2023 को जातीय आधार पर गणना रिपोर्ट जारी की गई है। जातीय जनगणना जैसे ओबीसी कास्ट, ठीक है, एससी कास्ट, जनरल, इसके बारे में पहली बार रिपोर्ट जारी किया गया। किसके द्वारा? ये बिहार स्टेट के द्वारा। ठीक है, यह बिहार के द्वारा जारी किया गया है। गणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या 13.07 करोड़ है। सर्वेक्षण के अनुसार अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.1%, पिछड़ा वर्ग 27.12%, जबकि अनुसूचित एससी 19.65% और एसटी जो थे
1.67%, जो समान वर्ग थे 15.52% है। ठीक है, तो हमने देखा कि जो पिछड़ा वर्ग है, जो अत्यंत पिछड़ा EBC है जो है वो 36% है, जबकि पिछड़ा वर्ग जो है 27%, और अनुसूचित जो ST है वो 19%, यह जो ST है वो 1% है, टोटल में लगभग 2% के लिए मान लीजिए, और जो समान वर्ग के हैं वो 15% है। ठीक है, तो आइए देखते हैं और इसके बारे में क्या क्या दिया गया है। इस सर्वेक्षण के आधार पर बिहार सरकार ने राज्य सरकार की नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में वंचित जातियों के लिए कोटा 50 से बढ़ाकर 65% कर दी है। ठीक है, क्या कर दिया गया है, नौकरियों में और शैक्षिक संस्थानों में उनकी जातियों के आधार पर कोटा को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया है, 50 से 65% कर दिया गया है, जिसमें राज्य के कुल आरक्षण 75% हो गए हैं। ठीक है, बिहार सरकार ने कहा कि यह पूर्ण पैमाने पर जनगणना नहीं बल्कि यह सार्वजनिक सर्वेक्षण है। ठीक है, बिहार सरकार ने कहा है यह पूर्ण पैमाना जनगणना ही नहीं बल्कि यह सार्वजनिक सर्वेक्षण, मतलब कि यह पूरे समाज मुद्दे पूरी जाति के बारे में बताता है, कौन सा वर्ग कितने % है। ठीक है, इसके तहत जनगणना एक संघीय विषय है जो आर्टिकल 246 में बताया गया है। ठीक है, आइए अगला कुछ देखते हैं, अगला में क्या दिया गया है। अभी इसके बारे में थोड़ा सा है कि जो आखिरी बार ICC जनगणना 2031 में की गई थी। ठीक है, आयोजित की गई थी। आज़ादी के बाद 2011 में सामाजिक आर्थिक जनगणना हुई, लेकिन जाति आंकड़े जारी नहीं किए गए थे। 2011 में सामाजिक आर्थिक रूप से जनगणना हुई थी, लेकिन उन्हें जारी नहीं किए गए थे। दूसरा नोट है, दूसरा पिछड़ा वर्ग मंडल आयोग 1979 में गठित 1980 में प्रतिनिधित्व समर्पित तथा 1990 में इसे लागू किया गया। इसके अनुमान लगाया गया कि OBC 52% है। ठीक है, ज़्यादा इसमें कुछ जानकारी नहीं लेना है। एक हमारा डीप ओशन मिशन है। ठीक है, डीप ओशन मिशन है, यह पृथ्वी मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, जो 5 वर्ष की अवधि की अनुमानित लागत के साथ 470 करोड़ रुपए लगा है। उद्देश्य इसका क्या है, टारगेट क्या है, टारगेट जानते हैं। हिंद महासागर में पॉलीमेटेलिटिक नोडल तैयार करना, मानव युक्त पनडुब्बी वाहन मत्स्य 6000 से 3 व्यक्तियों को समुद्री से 6000 मीटर की गहराई तक भेजना। ठीक है, और गहरे समुद्र में वनस्पति और जीवों को जैव संरक्षण, अपतटीय महासागर के थर्मल ऊर्जा रूपांतरण में इंजीनियरिंग का डिजाइन करना, और महासागर जलवायु परिवर्तन में सलाहकार और सेवाओं का विकसित करना। और कुछ जान लेते हैं आगे। भारत की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति क्या है, देश की सुरक्षा उद्देश्यों और उन्हें प्राप्त करने के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों की रूपरेखा तैयार करना। हुंडा समिति की सिफारिश पर यह गठित किया गया था कि पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जो थी वो किसकी समिति पर, यह हुंडा समिति के पर गठित किया गया था। उद्देश्य क्या है, सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक मामलों में माध्यम से राष्ट्रीय हितों को सुरक्षा प्रदान करना, और पाकिस्तान राष्ट्रीय नीति 2022-26 तक मुकाबला करेगा, और इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के लिए नए विभाग स्थापित करेगा। साइबर सुरक्षा के लिए अलग व्यवस्था करेगा, और महत्वपूर्ण उभरती हुई प्रौद्योगिकियों का ध्यान केंद्रित करेगा। और ये आगे देखते हैं, नारी शक्ति वंदना अधिनियम क्या है। ये 106वां संविधान संशोधन। देखिए कितने हो गए संविधान संशोधन, अब 106 हो गए। कितने हो गए, 106। 106 में क्या है, नारी शक्ति बंधन योजना। ठीक है, यह लोकसभा
राज्यसभा और दिल्ली विधानसभा की महिलाओं को 33% आरक्षण देगा। क्या देगा? इसमें 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में, दिल्ली के विधानसभा में क्या देगा? 33% आरक्षण देगा। और SC/ST के आरक्षण के भीतर महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की जाएंगी। महिलाओं में SC/ST कैटेगरी में जो महिलाएं के होंगी उन्हें 1/3 मतलब 33% वहाँ भी आरक्षण दिया जाएगा, ST/SC में भी। ठीक है, कहाँ पर? ST/SC में भी। तो आइए देखते हैं, सीटें चक्रानुक्रम आधार पर आरक्षित होंगे। मतलब आज यहाँ इस क्षेत्र में है तो कल उस क्षेत्र में, कल उस क्षेत्र में, कल उस क्षेत्र में। जरूरी नहीं कि एक ही क्षेत्र में हमेशा रहेगा, ये बात नहीं रहेगी। आज इस ज़िले में तो कल उस ज़िले में, अगली बार उस ज़िले में, अगली बार उस ज़िले में, ऐसे से चला रहेगा। ठीक है, आरक्षण 15 वर्षों के लिए प्रदान किया जाएगा और इसके पश्चात संसद द्वारा निर्मित विधि के माध्यम से इसे जारी रखा जाएगा। अनुच्छेद 330A में और अनुच्छेद 332A को जोड़ा गया है। किसमें जोड़ा गया है? आर्टिकल, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नारी बंधन योजना। ठीक है, नारी बंधन योजना जो है वो याद रखिएगा, आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332A में जोड़ा गया है। आर्टिकल 170(3) में और 82 संविधान संशोधन किया गया है। लोकसभा में सिर्फ 2 AMI सदस्यों का विरोध किया और 454 सांसदों ने इसका समर्थन किया। राज्यसभा में सम्मानित सर्वसम्मति से पास किया गया। ठीक है, लोकसभा में 2 लोग केवल उसके क्या किए, उसमें संशोधन में उसके विरोध किया, लेकिन बकिया सब जो थे 454 लोग, उन्होंने उसे पारित कर दिया। और राज्यसभा के जितने सदस्य थे सभी ने इसे मनोनीत किया, मतलब पूरी तरह से अपनी तरफ समर्थन किया। कैसा होना चाहिए? आइए देखते हैं G20 दिल्ली में जो घोषणा हुई थी, इसका नाम क्या है? वसुधैव कुटुम्बकम। क्या था? वसुधैव कुटुम्बकम था। ये एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य के रूप में विकसित किया गया है। रूस यूक्रेन युद्ध पर कहा गया कि सभी राज्यों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर अनुरूप कार्य करना चाहिए। क्रिप्टो एसेट्स नियामक ढांचे के लिए संयुक्त रोड मैप, महिला सशक्तिकरण पर कार्य समूह का निर्माण, ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना और 2030 तक 3 गुना नवीनीकरण, 2030 तक नवीनीकरण कर दिया जाएगा 3 गुना। और G20 में पहली बार UNGA 75/1 पर समझौता किया गया है। अफ्रीकी संघ सम्मिलित है। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन है। ISA के साथ ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। G20 की स्थापना 1999 में एशिया वित्तीय संगठन की बात हुई थी। ठीक है, यह भी याद रखिएगा। और इसका जो आदर्श वाक्य है वसुधैव कुटुम्बकम, इसे याद रखिएगा। इसका क्या अभिप्राय है? एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्या है। अगला है भारत के मध्य यूरोप आर्थिक गलियारा। IMEC ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट के लिए साझेदारी का हिस्सा। IMEC में रेल रोड शिप टू रेल नेटवर्क शामिल है, जिनमें 2 कॉरिडोर हैं। कौन कौन से कॉरिडोर हैं? पूर्वी गलियारा भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ेगा, जबकि उत्तरी गलियारा गल्फ को यूरोप से जोड़ेगा। ठीक है, इस कॉरिडोर के में बिजली के केबल, हाइड्रोजन पाइपलाइन और हाई स्पीड डाटा केबल की शामिल किया जाएगा। ठीक है, उद्देश्य इसका क्या है? एक व्यापक परिवहन नेटवर्क बनाना, व्यापार और कनेक्टिविटी को सुविधा बनाकर एशिया और यूरोप के मध्य रूप एकीकरण करना और क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करना है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला क्या है? भारत ग्लोबल साउथ और FIPIC। ठीक है, फिपिक 17 नवंबर 2023 को भारत के ग्लोबल साउथ समिटेड
के दूसरे संस्करण में मेजबानी करने के लिए इनमें से 125 देशों ने भाग लिया। थीम क्या है? ग्लोबल साउथ टुगेदर फॉर एवरीवन, ग्रोथ एवरीवन्स ट्रू। ठीक है, क्या है? ग्लोबल साउथ टुगेदर फॉर एवरीवन्स, ग्रोथ एवरीवन्स ट्रूथ। ठीक है, ग्लोबल साउथ शब्द की कोई सख्त भौगोलिक परिभाषा नहीं है। ग्लोबल जो है, ग्लोबल जो है उसका कोई सख्त भौतिक परिभाषा नहीं है। ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ को ब्रॉड लाइन द्वारा विभाजित किया गया। किसके द्वारा? ब्रॉड लाइन द्वारा विभाजित किया गया है। वैश्विक दक्षिण देशों में विकसित करने के लिए कम विकसित और अविकसित रूप से वर्गीकृत किया गया है। जो विकसित देश हैं उनको दो वर्गों में, कम विकसित और अविकसित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ग्लोबल साउथ 1969 में कार्ल ओग्लेसबी द्वारा गढ़ा गया था और भारत और प्रशांत द्वीप सहयोग मंच की तीसरा शिखर सम्मेलन पोर्ट मोरेस्बी पापुगिना, मतलब न्यू पापुआ गिनी में आयोजित हुआ है। भारत और पापुआ गिनी द्वारा एक सह-अध्यक्षता हुई है। विकसित विकास के लिए 12 सूत्री फार्मूला तैयार किया गया है। सौर ऊर्जा परिवहन के लिए द्वारा समोआ को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण प्रदान करेगा। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या बताया गया है। आगे यह बताया गया है, यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 की गणना की गई है। यह गरीबी सूचकांक को दर्शाता है। अब हम देखते हैं सूचकांक के बारे में। सूचकांक क्या है? गरीबी सूचकांक कौन कौन से रैंक पे है, ठीक है, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक क्या है, इसके बारे में जानते हैं। यह नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? पहला चीज़ है नीति आयोग द्वारा। किसके द्वारा? नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 से 19-21 के अवधि के 13 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से मुक्ति मिला है। कितने लोगों को मुक्ति मिला है? 13.5 करोड़ को। ठीक है, भारत में बहुआयामी गरीबों की संख्या 2015-16 में 24.85 थी, जो घटकर 2019-20 में 14.96% रह गई है। ठीक है, 40.96% रह गई अब है। पहले कितनी थी? 24 थी, ये 10% घटा। कितना परसेंट? लगभग 10% घट गया है। ठीक है, लगभग 10% घटा है। पहले 24 थी, अब कितना हो गया? 14 हो गया। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश की गरीबों के अनुपात में तेजी से कमी आई है। यूपी में सबसे ज़्यादा देखने को मिला है गरीबी, और उत्तर प्रदेश के बाद बिहार और मध्य प्रदेश के स्थान रखता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा गरीबी कहाँ पर ख़त्म हुआ है? यूपी में, फिर बिहार में, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में। आइए आगे देखते हैं। वर्ष 2015-16 में 2019 से 21 की अवधि में गरीबी की तीव्रता 47% घटकर 44 हो गई है। सोचिए, 47 थी और 44 हो गई, इसमें 3% की घटाव। 3 साल में 3% की कमी आई है। निर्यात सूचकांक रिपोर्ट क्या बताता है? जुलाई में जारी किया गया था। ये नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। ये तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक के पोजीशन नंबर है। शीर्ष पर तमिलनाडु है। ठीक है, जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में देखा जाएगा तो उत्तराखंड। ठीक है, निर्यात मतलब भेजा गया वहाँ से सबसे ज़्यादा। जो भी केंद्र सरकार द्वारा केंद्र शासित प्रदेश या छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान गोवा रखेगा, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा निर्यात किया गया है, और बिहार 22वें स्थान पर अपना पोजीशन बनाए रखा है। आइए आगे देखते हैं। प्रदर्शन रेटिंग इंडेक्स क्या है? PGI 2.0। यह भी जुलाई 2023 में किसके द्वारा? प्रदर्शन रेटिंग इंडेक्स किसके द्वारा? शिक्षा मंत्री द्वारा।
एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा, एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें संकेतों के आधार पर 1000 अंक दिए जाते हैं, 1000 अंकों के आंकड़े पर रखा जाता है। 2021-22 के लिए PGI 2.0 को राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में 10% श्रेणी के 10 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश के उच्चतम ग्रेड दक्ष 940 अंक से अधिक प्राप्त नहीं किया है, ठीक है। पंजाब और चंडीगढ़ ग्रेड प्रोजेक्ट 2.0 में 641 से 700 अंक तक बना हुआ है। आइए आगे देखते हैं। नीति आयोग का स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट, यह मई में जारी किया गया था 2023 में। विश्व बैंक और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से किया गया है। किसके द्वारा? विश्व बैंक और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया है। यह नीति आयोग की स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 2021 द्वारा जारी किया गया था। किसके द्वारा जारी किया गया था? यह नीति आयोग द्वारा जारी किया गया था। इसमें सहायता कौन किया था? विश्व बैंक और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, ठीक है। इसमें 19 बड़े राज्यों में शीर्ष केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना थे, जबकि 19 बड़े राज्यों के अंतिम 2 स्थान बिहार और उत्तर प्रदेश थे, 19वां और 18वां। जबकि छोटे राज्यों में त्रिपुरा, छोटे और अंतिम रूप में मणिपुर, केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप और केंद्र शासित प्रदेश में अंतिम स्थान दिल्ली। क्या? नीति आयोग की स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट जारी किया था। ये किसके द्वारा जारी किया? यह हमारे नीति आयोग द्वारा। आगे देखते हैं। एक इंटरनेट इंडिया रिपोर्ट जारी किया गया था 2022 में। यह रिपोर्ट में इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन द्वारा जारी किया गया था। यह रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 52% आबादी वाले इंटरनेट यूजर करते हैं। मतलब भारत में जो है वो कम, लगभग कितने लोग? 52%, मतलब 52% लोग क्या यूज करते हैं? मोबाइल का यूज करते हैं, ठीक है। और गोवा में सर्वाधिक यूजर और सबसे कम बिहार में मोबाइल इंटरनेट यूज करते हैं। आइए देखते हैं अगला क्या है। अगला देखते हैं। यह हमारा पत्रिका द्वारा जारी किया गया, उसके बारे में जानते हैं। विभिन्न डिक्शनरी द्वारा चयनित 2023 में कैम्ब्रिज डिक्शनरी होलुसिनेटेड, ठीक है, वर्ड जो है वर्ड ऑफ द ईयर, जो शब्द नया नया खोजे गए हैं उसके बारे में। AI कोलिन्सन डिक्शनरी में AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मरियन वेस्टन में ऑथेंटिक शब्द को खोजा गया है, ठीक है। एक हुरून ग्लोबल रीच लिस्टेड है। कौन सा है? हुरून ग्लोब रिच लिस्ट, जो अमीरों को दर्शाता है। कौन कौन सबसे स्थान पर? तो ये देखिए, हमारे सबसे प्रथम स्थान पर कौन है? बर्नार्ड अर्नॉल्ट, जो लुइस बुइटन की मूल कंपनी के LVMH हैं, ठीक है। दूसरे स्थान पर एलन मस्क, जो स्पेस एक्स और टेस्ला के संस्थापक हैं। 9वें स्थान पर मुकेश अंबानी बने हुए हैं, भारत के रेल इंडिया, ठीक है, रेल स्टील कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष थे, ठीक है। आइए नोट 2023 में अरबपतियों की लिस्ट में भारत तीसरे स्थान पर है और भारत के कुल 187 अरबपति इस लिस्ट में शामिल है। कितने? 187, ठीक है। आइए आगे देखते हैं क्या है। एक 2023 में फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची जारी की गई थी, जिसमें टॉप 3 के बारे में बताया गया है कि प्रथम स्थान वॉलमार्ट अमेरिका की, दूसरे स्थान पर सऊदी अरामको सऊदी अरब में, और तीसरा स्थान जो है स्टेट ग्रिड को चीन में मिला है। जबकि भारतीय में 88वां भारत इंडस्ट्री है और 94वें इंडियन ऑयल, जबकि 107वां स्थान LIC ने रखा है, अपना पोजीशन बनाकर रखा है। टाइम इंडिया पत्रिका में शामिल सबसे प्रभावशाली
भारतीय व्यक्ति कौन थे इसके बारे में जानते हैं। फिल्म अभिनेता शाहरुख खान, करुणा नदी, ठीक है। फिल्म निर्देशक एस राजमौली, गौतम अडाड़ी द्वारा, ठीक है। इनके अतिरिक्त भारतीय मूल के लेखक सलमान रुश्दी और टीवी एंकर ऑफ पद्मा लक्ष्मी को शामिल किया गया है। किसके द्वारा? खुर्रम परवेज के द्वारा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। 500 टॉप 500 सुपर कंप्यूटर में 3 महत्वपूर्ण कंप्यूटर कौन कौन से हैं। पहला फ्रंटियर अमेरिका का है, ठीक है। दूसरा अरोरा सिस्टम अमेरिका का। तीसरा ईगल अमेरिका का। सब के सब कहाँ के हैं? अमेरिका के। फ्रंटियर, अरोरा सिस्टम, ईगल, ये सब सभी सुपर कंप्यूटर में। जबकि भारत के कौन कौन से हैं? एरावत है जो पूरे महाराष्ट्र द्वारा विकसित किया गया है, और 163वां जो है परम सिद्धि, यह भी पूरे से है, और 201वां प्रत्युष जो है वो भी कहाँ का है? पूरे महाराष्ट्र, ठीक है। ये 3 के तीनों कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के, भारत में रहने वाले, और 90, 163वां और 201वां स्थान ग्रहण किए हुए हैं। आइए आगे देखते हैं। एक फोर्ब्स अरबपति सूचियों में फर्स्ट नाम बर्नार्ड, अभी हमने देखा है, बर्नार्ड अर्नॉल्ट एंड फैमिली, फ्रांस की लग्जरी राइट्स टाइकून की कंपनी है। जबकि एलन मस्क है सेकंड पर, और 9वें पे कौन है? मुकेश अंबानी। कौन है? मुकेश अंबानी। दुनिया के अरबपतियों में शामिल, अरबपतियों के मामले में भारत, अमेरिका और चीन के बाद तीसरा स्थान है। इसके बाद चाइना और यूएसए के बाद क्या है? इंडिया है। इंडिया, ठीक है। कौन है? इंडिया है। आइए आगे देखते हैं। स्टेडियम सिटीज, ये ज़्यादा नहीं जानने की जरूरत है, इसे छोड़ देते हैं। जो 2023 में आए तूफान के बारे में हम लोग जानते हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। जो तूफान और चक्रवात कहाँ कहाँ आए थे, ठीक है। इसे क्या क्या प्रभावित, कौन सा क्षेत्र हुआ था, इसके बारे में, और नामकरण कौन कौन दिया था, किसने नाम दिया था उस तूफान का। आइए देखते हैं। हामून जो है अक्टूबर 2023 में आया था। हामून तूफान जो था वो अक्टूबर 2023 में बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में आया था। कहाँ पर आया था? बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में। और इसका नामकरण कौन रखा था? ईरान रखा था। ईरान ने इसे क्या बताया था? हामून तूफान बताया था, ठीक है। हामून चक्रवात या तूफान, ठीक है। एक तेज तूफान आया था, तेज नाम से, जो अक्टूबर में ही आया था। ये दक्षिण और पश्चिम अरब सागर में आया था। कहाँ पर आया था? दक्षिण पश्चिम अरब सागर में। एक सालोवा था, साओला, सितंबर में ही था यह भी। यह दक्षिण चीन में आया था। कहाँ पर आया था? चीन में आया था। एक बिपरजॉय था जो जून 2023 में गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान में, इसका नाम बांग्लादेश ने रखा था। यह बहुत जरूरी रखिएगा। एक मोचा है, मई, म्यांमार, बांग्लादेश में आया था, ठीक है। कहाँ पर आया था? म्यांमार और बांग्लादेश में। यमन ने नाम रखा था। ये जो 3 हैं, हामून और बिपरजॉय और मोचा जो थे, इनका तीनों याद रखिएगा। हामून जो है उसका नाम ईरान ने दिया था, जबकि बिपरजॉय जो था वो बांग्लादेश ने नाम दिया था, और मोचा जो तूफान था उसका नाम यमन ने दिया था। बिपरजॉय जहाँ की जॉय मतलब आनंद लेना। गुजरात, राजस्थान में कहाँ है? आनंद ही आनंद है, ठीक है। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान में सब इंडस्ट्री है, यहाँ पे घूमने टहलने लायक अच्छा जगह है। घूमने या नौकरी सर्विस के, ये भी बहुत फेमस जगह है सब। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, ये सब एक, पहले गुजरात फिर महाराष्ट्र, पहले राजस्थान फिर गुजरात फिर महाराष्ट्र, यहाँ पे तीनों आप जाएंगे तो एक पश्चिमी क्षेत्र में पड़ेंगे, ठीक है। जो पश्चिमी क्षेत्र में है, भारत के पश्चिमी भाग में, यहाँ पे बिपरजॉय आया था, ठीक है। कौन सा आया था? बिपरजॉय, जिसने बांग्लादेश के पूर्वी देश ने रखा था। जबकि हामून जो था वो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में आया था। कहाँ पर आया था? बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बंगाल की खाड़ी से आया था, ठीक है। इसका नाम किसने रखा था? ईरान, ये पश्चिमी देशों ने रखा था। जबकि मोचा जो था इसका यमन रखा था। कौन रखा था? यमन। ये कहाँ पर आया था? म्यांमार और बांग्लादेश में, ठीक है।
तो हमारे छोटे क्षेत्र जैसे मिजोरम, इसमें थोड़ा सा प्रभावित किया होगा हल्का फुल्का, ज़्यादा कोई चीज़ है नहीं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे देखते हैं अगला क्या है। यहाँ पे देखिए कुछ चर्चित पुरस्कार हैं, उसके बारे में। साहित्य से संबंधित पुरस्कार कौन कौन किसको मिला है, ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। कौन सा 2023 में और कौन सा 2022 में मिला है, इसको जरूर याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट बना रहता है, क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। मैन बुकर पुरस्कार 2022 और 2023 कब और किसको मिला था। तो इसके जो विजेता थी वो जॉर्जी गोस्पोदिनोव। कौन है? बुल्गारिया के जॉर्जी गोस्पोदिनोव है। कौन है? जॉर्जी गोस्पोदिनोव, ठीक है, जिन्हें मैन बुकर पुरस्कार मिला है। कौन सा मिला है? मैन बुकर पुरस्कार 2023 का, जबकि गीतांजलि सीरीज जो थी उन्हें 2022 में दिया गया था। ठीक है, भारत की रहने वाली। और जो बुल्गारिया के हैं वो जॉर्जी गोस्पोदिनोव थी। ठीक है, ये भी जीता। और एक कीर्ति है टाइम शेल्टर, जो उनकी रचना है उस टाइम शेल्टरर है। ठीक है, कौन सा है? शेल्टरर है। जबकि गीतांजलि का टॉम्ब ऑफ सेंट था। ठीक है, टॉम्ब ऑफ सेंट था। अनुवाद किसने किया था? एंजेला रोडेल ने इसका अनुवाद किया है, और डेली रॉकवेल ने इनका, जबकि गीतांजलि श्री वाला जो कृति थी उसका अनुवाद किया है। जॉर्जी गोस्पोदिनोव अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार पाने वाली बुल्गारिया की प्रथम महिला लेखक बनी है, जबकि भारत की राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला रेत समाधि पहला हिंदी उपन्यास बना था। जो हिंदी उपन्यास रेत समाधि या टॉम्ब ऑफ सैंड, वो हिंदी उपन्यास था। क्या था? हिंदी उपन्यास था। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। यह मैन बुकर पुरस्कार है, जबकि बुकर पुरस्कार अलग होता है। बुकर पुरस्कार किसे मिला है 2023 और 2022 का, इसे भी देख लेते हैं। यह हमारे पॉल लिंच आयरिश के लेखक हैं, इनको मिला है। जबकि 2022 का जो था वो सेहान कौड़ा तिलका को मिला था, जो श्रीलंका के लेखक थे। ठीक है, इनकी कृति क्या है? परफेक्ट सॉन्ग है। और जबकि सेहान कौड़ा तिलक का क्या है? द सेवन मून ऑफ माली अल्मेडा। क्या था? द सेवन मून ऑफ माली अल्मेडा। ठीक है, इनका तथ्य में क्या क्या जानते हैं? तथ्य में क्या है? भारतीय मूल की लेखिका चेतना मारू की किताब वेस्टर्न लेन को ही इस पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। ठीक है, यह उपन्यास एक युद्ध फोटोग्राफर की कहानी के बारे में बताया गया है। जो सेवन मून ऑफ माली अल्मेडा है वो एक युद्ध फोटोग्राफर की कहानी बताया गया है। जैसे भी पुरस्कार है उसके बारे में आप लोग नहीं जाने, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो जरूरी रहेगा मैं उसी को पढ़ाऊँगा और उससे ज़्यादा समय नहीं लूँगा। एक साहित्य अकादमी पुरस्कार है, इसको देख लेते हैं। साहित्य पुरस्कार के बारे में। साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिलता है? हिंदी में बद्री नारायण को, इनकी कविता क्या है? तुमड़ी के शब्द। जबकि मैथिली भाषा में अजीत आज़ाद हैं, इसे पेन ड्राइव में पृथ्वी। जबकि अंग्रेजी में किसने लिखा था? अनुराधा रॉय, उनकी ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार कोंकणी उपन्यास के दामोदर मौजी थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसको इम्पोर्टेंट मानिएगा। ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट मानिएगा। इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यह इम्पोर्टेंट है। कौन है? कोंकणी उपन्यास का दामोदर मौजी थे। 2022 के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। बाल साहित्य पुरस्कार 2023 में साहित्य अकादमी द्वारा 22 व्यक्तियों को दिया गया। कितने व्यक्तियों को दिया गया? 22 व्यक्तियों को। यह सुर सिंह हिंदी भाषा के लिए दिया गया था। और युवा पुरस्कार, इसके बारे में कुछ नहीं है, आप लोग मत जानिए, कोई ज़रूरत नहीं है इसके। एक सरस्वती पुरस्कार सम्मान 2022 ऐसे पूछता है कि दोनों तरह से पूछ लेगा। भारतीय जो सरस्वती सम्मान पुरस्कार है
2022 में किसे मिला और 2021 में किसे मिला। तो कौन सा संस्करण भी पूछ लेता है, कौन सा संस्करण है 2022 में, कौन सा संस्करण चला, 32वां संस्करण चला, और 2021 में 31वां संस्करण था। और इसमें विजेता कौन बना था 2022 में, शिवशंकरी, ठीक है, कौन बने, शिवशंकरी तमिल लेखक थे, जबकि रामदास मिश्र एक मराठी उपन्यासकार था। उनका जो कृति थी सूर्यवंशम, शिवशंकरी की शिव, स से शिव, ठीक है, र से मैं तो यहाँ हूँ। रामदास मिश्र जो थे उन्होंने लिखा था मैं तो यहाँ हूँ, ठीक है, जबकि शिवशंकरी ने क्या लिखा था, सूर्यवंशम लिखा था। व्यास सम्मान क्या है, व्यास सम्मान 2032वां यह भी है। यह किसको दिया गया था, यह ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया था। और किसके लिए दिया गया था, पागल खाना के लिए। किसको दिया गया था, ज्ञान चतुर्वेदी 2022 में ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया था, हिंदी लेखक थे, उन्होंने पागल खाना एक उनकी कृति थी उस पर लिखा था। जबकि व्यास सम्मान 2021 वाला असगर वजाहत को मिला था, ये महाबली के रूप में, महाबली उनकी कृति है उसके रूप में दिया गया था। एक देख लेते हैं बिहारी पुरस्कार क्या होता है। बिहारी ये भी 32वां है। बिहारी इसमें माधव हाड्डा को किसके लिए, पंचरंग चोल परहर सखी री, ठीक है, सखी री को इसके रूप में दिया गया है, ठीक है। और 2021 में मधु कांकरिया को यह यहाँ थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 पुरस्कार मिला है, किसको किसको, कौन कौन सा, एक सरस्वती व्यास और बिहारी, ठीक है। ये 3 प्रकार के सम्मान है जिसमें 2032वां संस्करण 2022 में हुआ है, ठीक है, 2022 में मिला है। तो आइए आगे देखते हैं आगे क्या है। इसमें कोई चीज़ है नहीं खास, आइए आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो ऑस्कर अवार्ड के रूप में दिया जाता है, इसके क्वेश्चन पूछ लेता है। पिछली PCS में पूछा था कि जो ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू जो है वो किस मूवी का है और इसके कौन लेखक, यानी इस नाटू नाटू सॉन्ग को किसने लिखा था, ठीक है। तो इसको भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। आइए देख लेते हैं उसके बारे में। सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे मिला है, 95वां सर्वश्रेष्ठ ऑस्कर अवार्ड के रूप में दिया गया 2023 में, लॉस एंजिल में आयोजित किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, लॉस एंजिल में। यह सर्वश्रेष्ठ फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के रूप में जाना जाता है, ठीक है। जबकि दूसरा है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक डेलियन क्वान और डेनियल सेइनर्ट हैं, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ब्रेंडन फ्रेजर द वेल है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है, मिशेल योह। द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कौन है, नाटू नाटू RRR का, ठीक है। और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्पर है। अन्य तथ्य कौन सा है, दीपिका पादुकोण को ऑस्कर अवार्ड प्रस्तुति देने वाली तीसरी भारतीय बनी दीपिका पादुकोण द्वारा। यह सब तथ्य जो थे वो दिया गया था, ठीक है। आइए आगे जानते हैं आगे क्या है। नाटू नाटू सॉन्ग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसके बारे में पूछता है, इसका संगीतकार कौन है, इसके गीतकार कौन है, इसके गायक कौन है, और कोरियोग्राफर कौन कौन है, ठीक है, निर्माता कौन है, ये भी पूछ लेता है। तो आइए ये जानते हैं। नाटू नाटू सॉन्ग के MM कीरावानी जो थे उन्हें संगीतकार थे, जबकि गीतकार कौन थे, चंद्र बोस थे, और गायक काल भैरव और राहुल सिप्लीगंज थे, जबकि कोरियोग्राफर प्रेम रक्षित थे। द एलिफेंट विस्पर जो था उसके निर्माता गुमित मोंगा थे, और निर्देशक कातिंगी गोजाम्बिस जी, ठीक है।
आइए आगे देखते हैं आगे क्या है। एक गोल्डन ग्लोबल है और एक बाफ्टा क्या है, बाफ्टा पुरस्कार है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म गोल्डन ग्लोब में द फैबलमैन्स दिया गया था, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्म ऑस्टिन बटलर को, और अभिनेत्री कैट ब्लैंचेट है और स्टीवन स्पीलबर्ग, और बेस्ट सॉन्ग क्या है, नाटू नाटू। जबकि 56वां बाफ्टा पुरस्कार में 2023 में दिया गया था ऑल क्वाड ऑल द बेस्ट फ्रंट, ऑस्टिन बटलर, कैट ब्लैंचेट, एडवर्ड बर्जर, ठीक है। जबकि बेस्ट सॉन्ग कोई नहीं है। आगे देखते हैं 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में कहाँ पर आयोजित किया गया था, गोवा में, ठीक है। आयोजन क्या हुआ था, गोवा में, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। सत्यजीत लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला है, माइकल डगलस को। किसको मिला है, माइकल डगलस को सत्यजीत रेत लाइफ टाइम अचीवमेंट। जबकि भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए निवेश सम्मान माधुरी दीक्षित को दिया गया है, और सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज पंचायत सीजन 2 को दिया गया है, पंचायत सीजन 2 को दिया गया है। और बेस्ट फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार एटलस बॉर्डर्स को फारसी फिल्म के लिए दिया गया है। आइए देखते हैं अगला क्या है। 76वां कांस फिल्म महोत्सव 2023, ये किसे दिया गया है, पाल्मे डियो पुरस्कार एनाटॉमी ऑफ ऑल फॉर के लिए दिया गया है, और ये इसके निर्देशक कौन है, जस्टिन ट्रायट। कौन है, जस्टिन ट्रायट है, ठीक है। आइए कुछ और देख लेते हैं, और तो कुछ है नहीं। एक ग्रैमी अवार्ड है 65वां ग्रैमी अवार्ड 2023 में संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तीसरी बार रिकी केज को इसे मिला है, और डिवाइन टाइम्स के लिए जीता है, ठीक है। तो कुछ इसमें खास नहीं है, इसमें नहीं देखते हैं, बस और कोई खास है नहीं इसमें। तो आप लोग इसको ज़्यादा केयर मत कीजिएगा, क्वेश्चन बहुत कम आते हैं यहाँ से। आइए हम आगे देखते हैं। देखिए मैं पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाऊँगा, और ज़्यादा आप लोगों को मतलब ज़्यादा नहीं कि मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा दे दूँगा। आप लोगों को पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। आप लोग पॉज कर पढ़ सकते हैं वीडियो को। अब देखते हैं, एक दिया है सूचकांक जारी किया है, राज्य ऊर्जा दक्ष सूचकांक 2021-22 दिया गया है, 2023 में जारी किया गया था। कब जारी किया गया था, 2023 में, इसलिए हम लोग थोड़ा देखते हैं। केंद्रीय विद्युत और नवीन ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह, जो ऊर्जा मंत्री हैं, कौन है, आर.के. सिंह है, ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 की रिपोर्ट जारी की है। कब जारी की है, 2023 में जारी की है। 2 समूह फ्रंट रनर और अचीवर में वर्गीकृत किया गया है। फ्रंट रनर और अचीवर के रूप में वर्गीकृत किया गया। फ्रंट रन में 60 अंक से अधिक स्कोर शामिल किया गया है, जबकि अचीवर श्रेणी में 50 से 60 अंक के बीच स्कोर वाले राज्य शामिल हैं। 5 राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना फ्रंट रनर श्रेणी में है, जबकि 4 असम, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब अचीवर श्रेणी में हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तेलंगाना ये सब फ्रंट में है, जबकि असम, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब किस में है, अचीवर में, मतलब ये सब आगे बढ़ रहे हैं, अचीव कर रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। स्वर सर्वेक्षण रिपोर्ट में 7वां संस्करण जारी किया गया है। कौन सा संस्करण, 7वां संस्करण। जारीकर्ता कौन है, ये केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। जनसंख्या के आधार पर शहरों को वर्गीकृत करेगी, और रिपोर्ट के अनुसार इंदौर को लगातार 6वीं बार स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। सूरत के गुजरात के नवी मुंबई के रैंकिंग में दूसरा स्थान और तीसरा स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। सूरत और नई मुंबई को रैंकिंग दूसरा और तीसरे में दिया गया है। 1 लाख से अधिक श्रेणी में कौन सा है, इंदौर है, जबकि 1 लाख से कम श्रेणी में पंचनगी महाराष्ट्र में है, ठीक है। 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में सबसे
स्वच्छ राज्य का अवार्ड मध्य प्रदेश को मिला है और 100 से कम स्थानीय निकाय वाले राज्यों को सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड त्रिपुरा को मिला है। सबसे छोटे राज्य या स्वच्छ राज्य को कौन सा? त्रिपुरा को मिला है। ठीक है, आइए इसको देख लेते हैं। फॉरेस्ट मूवर सिटी का अवार्ड शिवमोगा को दिया जाएगा। हरिद्वार को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर घोषित किया गया है। हरिद्वार को क्या किया गया है? हरिद्वार को 1 लाख से अधिक शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा को घोषित किया गया है और बिजनौर के 1 लाख से कम आबादी वाले सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर को घोषित किया गया है। जो गंगा किनारे सबसे अधिक जनसंख्या वाले हैं हरिद्वार में और सबसे कम कौन सा है? बिजनौर में। महाराष्ट्र की दिवाली में छावनी बोर्ड सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड माना गया है और 2022 में सर्वेक्षण में कुल 4355 शहरों को ने भाग लिया था और स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत कचरा मुक्त शहरों का स्टार रेटिंग 753 स्टेट शहरों का घोषणा की गई थी। 753 स्टार में की गई थी। 7 स्टार के तहत मात्र शहरों इंदौर को चुना गया था, जबकि सूरत और भोपाल, मैसूरी, नवी मुंबई, विशाखापट्टनम, त्रिपुरम ने 5 स्टार कचरा मुक्त स्टार प्रमाण पत्र प्राप्त किया। और स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के तहत बड़े राज्यों में प्रथम पुरस्कार तेलंगाना को प्राप्त किया गया था, द्वितीय हरियाणा और तीसरा तमिलनाडु को। ठीक है, तीसरा तमिलनाडु को दिया गया। आइए आगे देखते हैं। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज के भाग लेने वाले शहरों की तिरुपति को श्रेणी में शहर से पुरस्कार मिला है। ठीक है, तिरुपति को सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार दिया गया है। आइए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय विनिर्माण कचरा सर्वेक्षण 2021-22। ठीक है, नवाचार कचरा नहीं है, नवाचार सर्वेक्षण है। 27 अप्रैल 2023 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर एस चंद्रशेखर ने राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 नीति निर्माताओं के लिए सारांश जारी किया है। सर्वेक्षण के अनुसार कर्नाटक सबसे अभिनव राज्य और इसके बाद दादर नगर हवेली और दमन दीप, तेलंगाना और तमिलनाडु है। ठीक है, कुछ खास नहीं है। आप लोग थोड़ा सा रिपोर्ट जारी किया गया, कभी भी पूछ सकता है रिपोर्ट के बारे में, इसलिए मैं इसको पढ़ा दे रहा हूँ, यह तो कोई ज़रूरी नहीं है। यह उच्च शिक्षा संस्थानों के इंडिया रैंकिंग 2023 जारी किया गया है। इस पर थोड़ा देख लेते हैं। यह शिक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है इसको। इसके कौन है? राजकुमार रंजन सिंह है। ठीक है, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री और विदेश राज्य मंत्री हैं। इनके फ्रेमवर्क में नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों की ऑल इंडिया रैंकिंग 2023 जारी किया गया है। यह 8वां संस्करण था। ठीक है, इसमें कौन कौन से किसको क्या कौन सा स्थान मिला है इसके बारे में। उच्च संस्थान समग्र ओवरऑल आईआईटी मद्रास को दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ पद पर 5वीं बार चुना गया है। जबकि विश्वविद्यालय श्रेणी में भारतीय विज्ञान आईएसएससी बेंगलुरु को दिया गया है, आईआईएससी को। इंजीनियरिंग के लिए आईआईटी मद्रास को, प्रबंधन श्रेणी के लिए आईआईएम अहमदाबाद और चिकित्सा के लिए एमएस दिल्ली, विधि और कानून के लिए नेशनल ऑफ लॉ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु में, वास्तुकला श्रेणी में आईआईटी रुड़की, इनोवेशन में कानपुर, फार्मेसी में नेशनल इंस्टीट्यूट फार्मेसी ऑफ एजुकेशन हैदराबाद। ठीक है, कॉलेज श्रेणी में मिरांडा हाउस दिल्ली, कृषि और संबंध में भारतीय कृषि अनुसंधान नई दिल्ली। ठीक है, कुछ है नहीं ज़्यादा खास। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट क्या है, न्यायालय द्वारा क्या क्या दिया गया है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह न्याय प्रणाली के 4 स्तंभों पुलिस, कारागार और कानूनी सलाह और न्यायपालिका की क्षमता के आकलन पर करता है। इसके अतिरिक्त यह राज्य मानवाधिकार का क्षमता के भी अलग से आकलन करता है। पुलिस क्या है? 4 स्तंभ हैं, इसके 4 स्तंभ हैं, 4 पोल हैं, 4 पोल हैं। कौन कौन से पोल हैं इसके बारे में जानते हैं।
पहला पुलिस है, फर्स्ट पुलिस, ठीक है। पहला पुलिस है। यह राज्य और केंद्र शासित पुलिस महिलाओं के लिए आरक्षित कोटे को पूरा नहीं करता है। केवल कर्नाटक पुलिस में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के अनिवार्य कोटा पूरा कर लिया है। कारागार, दूसरा क्या है? कारागार, दूसरा है कारागार। अंडमान निकोबार, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम को छोड़कर सभी राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में विचाराधीन कैदियों की संख्या 60% से अधिक है। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा है कानूनी सहायता या विधि सेवाओं की क्लिनिकों की संख्या में कमी दर्ज की गई है। जबकि चौथा है न्यायिक प्रणाली, न्यायपालिका। चंडीगढ़ जिला अदालतों तथा सिक्किम उच्च न्यायालयों को छोड़कर किसी भी न्यायालय में स्वीकृत संख्या के अनुसार न्यायाधीश कार्यरत नहीं है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला क्या है? एक पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार दिया जाता है, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। क्वेश्चन आता है पर्यावरण से तो क्वेश्चन बढ़ा सकता है। 2023 में स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 जारी किया गया था। यह जल मंत्रालय या जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। यह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 36 महिलाओं को वास चैंपियन स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 प्रदान किया। कितने महिलाओं को दिया गया? 36 महिलाओं को। किसके द्वारा दिया गया? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया। ठीक है, यह जल शक्ति अभियान कैच द रैन 2023 को शुभारंभ किया गया। इसका थीम था पेयजल के लिए स्थिर स्रोत। ठीक है, इसका टैगलाइन है कैच द रैन वेयर इज फेल वेयर इट फेल। ठीक है, कि जब बारिश होता है, बारिश को कैच करिए, मतलब उसको क्या करिए? रोकिए। और वेयर जहाँ गिरता है, व्हेन इट फॉल, जब वो गिरे। ठीक है, एक पुरस्कार कुल 3 श्रेणियों में प्रदान किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए, जल जीवन मिशन और राष्ट्रीय जल मिशन। ठीक है, जल मिशन के द्वारा इसे जारी किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत बिहार की बबीता गुप्ता को राष्ट्रपति के रूप में पुरस्कृत किया गया है। किसके रूप में? बबीता गुप्ता को चुना गया है, जो कहाँ की हैं? बिहार की रहने वाली हैं। ठीक है, कहाँ की रहने वाली हैं? बिहार की रहने वाली हैं। और राष्ट्रपति द्वारा इन्हें पुरस्कृत किया गया है। चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में, इसको नहीं जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जल शक्ति मंत्रालय जगदीप धनखड़ द्वारा दिया गया था। ठीक है, जगदीश धनखड़ द्वारा। और ये उपराष्ट्रपति हैं जो इस समय। और मध्य प्रदेश को दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ जिला गंजम उड़ीसा का था। और सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत जगन्नाथपुरम तेलंगाना का था। ठीक है, आइए कुछ अलग से देख लेते हैं। आपदा प्रबंधन पुरस्कार सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन 2023 में किसे मिला है? उड़ीसा को मिला है। जबकि 2022 में गुजरात को मिला है। गुजरात को और उड़ीसा को, बस इतना याद रखिएगा कि जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिलता है 2022 में गुजरात को मिला था और 2023 में उड़ीसा को मिला है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। जबकि इसमें किसी व्यक्ति को नहीं दिया गया था जो 2023 में था, जबकि 2022 में गुजरात के विनोद वर्मा को दिया गया था। और तो कुछ खास तो है नहीं, इसको छोड़ते हैं। और आगे आप लोग जैसे चाहेंगे, आप लोग पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप रोक कर वीडियो को पॉज कर पढ़ सकते हैं। ठीक है, पढ़ सकते हैं। सौंदर्य क्षेत्र में इसको थोड़ा देख लेते हैं। सौंदर्य क्षेत्र में जो 72वां मिस यूनिवर्स जो चुनी गई है 2023 में, और 71वां मिस, ये देखिए 71वां है, 72वां और 71वां है। ठीक है, 72वां 71वां मिस यूनिवर्स के बारे में बताया गया है। यह 2023 में है, यह 2022 में है। ठीक है, आइए देखते हैं। यह अल सल्वाडोर में आयोजन किया गया था
अल सल्वाडोर, कहाँ पर? अल सल्वाडोर, अल सल्वाडोर, और दूसरा अमेरिका में। ठीक है, कहाँ पर किया गया था? अमेरिका में किया गया था। तो आइए देखते हैं अमेरिका में किया गया था। अल सल्वाडोर, अल सल्वाडोर से, अल सल्वाडोर जो अमेरिका के साउथ अमेरिका में है। ठीक है, और जो है एक अमेरिका में है, यूएसए में। ठीक है, इसमें देखिए अल सल्वाडोर 72 मिस यूनिवर्सिटी, मिस यूनिवर्स और 71वां मिस यूनिवर्स अमेरिका में आयोजित किया गया था। विजेता कौन है? सेत्रिस पलासियोस। कौन है? निकारागुआ की, कहाँ की रहने वाली है? निकारागुआ की श्रेनिस पलासियोस। कौन है? श्रेनिस पलासियोस। ठीक है, जबकि भारत का प्रतिनिधित्व कौन किया था? श्वेता शारदा ने किया था, श्वेता शारदा ने किया था। ठीक है, और अमेरिका में जब था तो आर बोनी गैम्ब्रिल को दिया गया था, जो अमेरिका की थी। और यह भारत का प्रतिनिधित्व कौन किया था? देविता राय ने की थी, देविता राय ने किया था। मिस वर्ल्ड 2021वां, 2023 का और 2024 का और 17वां मिस वर्ल्ड भारत का में आयोजित किया गया था, और प्यूर्टो रिको में। जबकि भारत में यह कहाँ पर किया गया था? यह गोवा में किया गया था। ठीक है, कहाँ पर किया गया था? गोवा में किया गया था, दिसंबर में, और जनवरी 2024 में विजेता के रूप में घोषित किया जाएगा। अभी ये घोषित नहीं किया गया है, घोषित कर दिया जाएगा। कैरोलिना लिबावस्की जो कि 17वां मिस वर्ल्ड बनी थी। एक इसमें से देख लीजिएगा, मिस नीदरलैंड 2023 में रिक्की वेलेरियो कोले को दिया गया था। ट्रांसजेंडर थी, जो पहली ट्रांसजेंडर को दिया गया है। और दूसरा है मिसेज यूनिवर्स इंडिया को माधुरी पटेल महाराष्ट्र की थी, 2023 में दिया गया है। मिस अर्थ इंडिया 2023 में प्रिया सेन को दिया गया है। और फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 को नंदिनी गुप्ता राजस्थान को। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 में सैनी शेट्टी को दिया गया है। मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2023 को सरगम कौशल को जम्मू कश्मीर में दिया गया है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। आइए आगे देखते हैं क्या है। यह खेल संबंधित पुरस्कार है, इसमें बहुत स्पीड देखेंगे। आईसीसी मैन क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? ये बाबर आजम को चुना गया, जो पाकिस्तान के। आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना है? बाबर आजम, पाकिस्तान के। देखिए, मेंस क्रिकेट ईयर ऑफ द, ठीक है, सर गारफील्ड सोबरिस ट्रॉफी बाबर आजम है। ठीक है, जबकि आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर नतीला सीवर ब्रंट को इंग्लैंड की है। और आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर नताली सीवर ब्रंट, दोनों इन्हीं को मिला है। और पुरुष में बाबर आजम को मिला है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आईसीसी मेन टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर बेन बोस्टेक इंग्लैंड के हैं। ठीक है, जबकि महिला में किसको मिला है? वुमेन ऑफ द ईयर रेणुका सिंह भारत की हैं। जबकि आईसीसी इमेजिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर मार्को जॉनसन दक्षिण अफ्रीका के। और T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव के। ठीक है, आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट ऑफ द ईयर तहलिया मैकग्रॉथ जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। और एम्पायर ऑफ द ईयर किसे मिला है? रिचर्ड इलिंगवर्थ को, जो इंग्लैंड के हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं, कुछ देख लेते हैं। और बैनर कुछ है नहीं, लॉरिस आप लोग को पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत है नहीं। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट 2023 में किसे चुना गया है? यह लियोन मेसी को, जो अर्जेंटीना के हैं।
और वुमेन ऑफ द ईयर सैली नेट फ्रेजर फ्रीज को, ठीक है, जमाइका के हैं जो। विजडन क्रिकेट अवार्ड ये सब नहीं पूछेगा कुछ, और इसमें कुछ है नहीं। आइए आगे देखते हैं। नोबेल पुरस्कार है, ठीक है, नोबेल पुरस्कार देखते हैं कौन किसको मिला है। भौतिकी क्षेत्र में पियरे अगस्टिनी ट्यूनीशिया के हैं, फेरेंक क्रॉस्ट हंगरी अमेरिकन के हैं, एनियल हुलियर्स फ्रांस के हैं, जिन्होंने पदार्थ के इलेक्ट्रॉनिक गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकेंड पल्स करने की तरीके से खोज किया था, ठीक है, जो पल्स उत्पन्न करने की तरीके को खोज किया था। तो इसे याद रखने की, देखिए इसको जो भौतिकी में याद रखने के लिए इसे क्या करेंगे, पीके एनी ठीक है, पीके एली कैसे याद रखोगे, पीके एली के रूप में, ठीक है। पी से पियरे ऑगस्टिक, के से कॉस्ट और एनी से एनियल हुलियर, ठीक है, ये हमारे हो गए पीके एनी। आगे देखते हैं साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य को किसके रूप में मिला है, जॉन ओलास फांस को नाटकों और गद्य माध्यम से अनकही आवाज़ बताने के लिए, किसमें मिला है, गद्य में मिला है, गद्य के माध्यम से किसको मिला है, साहित्य। स से क्या हो जाएगा, वो वाला साहित्य से जान हमारी है, जान क्या है, साहित्य हमारी जान है, ठीक है, जो भारतीय हैं उनका साहित्य क्या है, जान है, ठीक है, साहित्य हिंदी को कहा जाता है, हिंदी साहित्य हमारी जान है। आइए आगे देखते हैं। रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री में किसे मिला है, मौगी जी बांडेवी फ्रांस के हैं, लुइस ई ब्रस अमेरिका के और एलेक्सी आई एकिमो रूस के हैं, जिनको किसकी खोज करने के लिए मिला है, क्वांटम डॉट की खोज करने के में मिला है। जिसे याद रखने के लिए क्या करेंगे, मैगी लुइस लाई, याद करेंगे कैसे, मैगी लुइस आई, ठीक है, मैगी लुइस आई या लाई, ठीक है, मैगिस लुई लाई, याद हो गया, मैगिस लुई लाई। और वहाँ पे कौन था भौतिक में, कौन, पीके एनी मैगी लुइस खाई। और साहित्य के लिए कौन सा दिया गया था, उन्हें क्या दिया गया था, जॉन है, साहित्य क्या है, जॉन है, जॉन ओलोवा फ्रांस, ठीक है। आइए देखते हैं चिकित्सा क्षेत्र में कौन किसको क्या मिला है, कैटालिन कारिको को हंगरी में की रहने वाली है, और ड्यू बिस्मैन कहाँ के रहे, अमेरिका की। इन्हें कोविड mRNA टीका के लिए न्यूक्लियोसाइड बसे संशोधनों की खोज करने के लिए मिला था। कौन थे, कैटालिन ड्यूरिस बिस्मैन, इसे लिखिएगा, कैटालिन कौन थे, कैटालिन बिस्मैन, ठीक है, कैटालिन बिस्मैन, ठीक है। जो कैटालिन होता है वो इसमें क्या होता है, विष होता है, ठीक है, कैटा मतलब जो कि कैक्टस के रूप में होता है, कैक्टस बिस्मैन, ठीक है, कैक्टस होते हैं वो विष होते हैं, जो आदमी हुए बहुत जहरीला पैदा करते हैं, जैसे जहर पैदा कर देते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं शांति पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को, ठीक है, ईरान की महिला उत्पीड़न के लिए, महिलाओं को स्वतंत्रता के बढ़ावा देने के लिए मिला है, ठीक है। शांति में किसको मिला है, नरगिस को, ठीक है, जो ईरान की है, नरगिस को याद रखिएगा। और साथ में क्लाउडी गोल्फिस को, ठीक है, ये बाजार
श्रम बाजार के परिणामों को समझने और आगे बढ़ाने के लिए किया गया था। किसको मिला है? क्लाउडिन गोल्डिन को। किसको मिला है? क्लाउडिन गोल्डिन को। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो हमारे कौन है, भौतिक में पीके एनी को, जबकि शांति को जान हमारी है, साहित्य में जान हमारी है, और रसायन में मैगी लुइस आई, और चिकित्सा में कैटलिन बिस्मैन। ठीक है, और शांति में नरगिस, और अर्थशास्त्र में क्लाउडिया गोल्डिन को मिला है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ। ठीक है, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन प्राप्त कीजिए। अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम SP सिलेक्शन सेंटर से जुड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।